नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे भविष्य के साथ समास। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, कोई छोटा नहीं होता। दोनों पद का अर्थ मुख्य होता है। प्रधान होने से तात्पर्य दोनों पद का अर्थ मुख्य होता है। पदों का विग्रह, जब पदों का विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो हमें और, तथा, या, अथवा आदि योजक चिन्ह प्राप्त होते हैं। विग्रह करने पर आदि योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि कौन कौन से योजक चिन्ह होते हैं। तो योजक का प्रयोग होता है, इन्हीं योजक चिन्हों का समास विग्रह करने में प्रयोग होता है। जब भी आप कोई समास विग्रह करें, इन योजक चिन्हों का प्रयोग हो तो जान लीजिए द्वंद्व समास ही। इसी तरह से इसमें हमें ध्यान देने की ये बात है कि दोनों पद पूरक होते हैं अथवा विलोम होते हैं। या तो दोनों पद पूरक होंगे एक दूसरे के अथवा विलोम होंगे। तो देखते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला शब्द लिया है पाप पुण्य। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य जो शब्द है, तो पाप और पुण्य, यहां योजक का प्रयोग हुआ और योजक का प्रयोग होने से यहां कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लिया है देश विदेश। ऐसे योजक चिन्ह लगते हैं, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी लगे होते हैं, तो वहां हमें ध्यान देना है कि योजक है अथवा नहीं है। तो ध्यान देने की बात है, देश विदेश, तो देश तथा विदेश, यहां तथा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तथा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, देश तथा विदेश। इसी तरह से तीसरा उदाहरण जो है अंदर बाहर, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर। तो तीसरा उदाहरण है या योजक चिन्ह के साथ, या योजक चिन्ह के साथ तीसरा उदाहरण है अंदर या बाहर। तो अंदर या बाहर या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से चौथा उदाहरण है बच्चे बूढ़े। बच्चे बूढ़े सभी दूसरों पर निर्भर होते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े, सभी दूसरों पर निर्भर होते हैं। सभी को हेल्प की जरूरत होती है, सभी को दूसरे से आशा होती है। तो बच्चे और बूढ़े जब भी आप शब्द लिखें तो वहां एवं लिखना होगा। कौन सा योजक चिन्ह लिखना होगा? एवं। बच्चे एवं बूढ़े, बच्चे एवं बूढ़े, ध्यान रखेंगे। पांचवा उदाहरण है लेन देन। लेन देन बहुत अच्छा होता है, लेकिन लेकर भूल जाना बहुत बुरा होता है। लेकर भूल जाना बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आप ले रहे हैं, लेते रहिए, खुशी मिलती है हमें, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी आप ले रहे हैं, मैं निस्वार्थ दे रहा हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं हिंदी अपनी पहचान बनाए, हिंदी से आगे बढ़ने वाला, हिंदी में कार्य करने वाला, हिंदी पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी प्रतियोगी पीछे न रह जाए। इसलिए एक छोटी सी कोशिश है कि आप सभी इसके माध्यम से अपनी कमियों को, अपने परीक्षा में होने वाली समस्याओं को इसी तरीके से, सरल तरीके से, सटीक तरीके से दूर कर सके। आइए, लेना या देना, लेन देन का अर्थ हुआ लेना या देना। इसी तरह अगला उदाहरण है माता पिता। माता और पिता, माता और पिता, भाई और बहन, पिता और पुत्र। इस तरह से स्कूल और घर, घर और बाहर। तो जो भी है अंदर बाहर, अंदर या बाहर, तो या लगाना है, और लगाना है, अथवा लगाना है, एवं लगाना है, ये याद रखेंगे। यही सभी क्या है? योजक है।
जोड़ने वाले चिन्ह, पदों को जोड़ने वाले चिन्ह योजक। तो दोस्तों इस तरह से अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। दोस्तों अभी आपने एक प्रकार जाना, आइए पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु, दी संख्या, दो संख्या, तो याद रखेंगे जैसे द्विगु आएगा तुरंत याद करना है संख्या। क्या कहेगा ये? संख्यावाचक। संख्यावाचक होता है, संख्या का बोध कराता है, संख्या के बारे में बात करता है। इसके सभी उदाहरण संख्या से शुरू होंगे, जैसे तिराहा, नवरत्न, त्रिफला, त्रिभुवन, इस तरह से चौराहा, चारपाई, जितनी भी बातें आएगी सब संख्यावाचक होगा। लेकिन इसकी पहचान कर लेते हैं पहले। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण। कैसा शब्द होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। प्रथम पद जो होगा वह संख्यावाचक विशेषण होगा, संख्या का बोध कराएगा। 1, 2, 3, 5, 9, जितनी भी संख्याएं, संख्या का बोध कराएगा। दूसरा पद प्रधान होगा, यह ध्यान रखेंगे। सदैव द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, और द्विगु समास दूसरा पद प्रधान। दो याद रखेंगे, द्वंद्व दोनों, द्विगु दूसरा, तो द्विगु समास दूसरा पद प्रधान। इस तरह से इसके उदाहरण हैं तिराहा, 3 राहों वाला, तिराहा 3 राहों वाला। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लिया है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तीसरा उदाहरण है 3 फलों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, त्रिफला। तो दोस्तों अगला समास हम जो पढ़ेंगे, तीसरा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, यह समास कहता है हमारा प्रथम पद प्रधान होगा, अर्थात जो दोनों पदों का अर्थ आएगा वह प्रथम पद के अनुसार ही होगा। अर्थ प्रथम पद के अनुसार ही होगा, प्रथम पद की प्रधानता होगी। तो प्रथम पद की प्रधानता कैसे होगी? उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यथाशक्ति, यथाशक्ति 2 शब्द है, यथा और शक्ति मिलकर बने हैं यथाशक्ति। तो यथा जो है, शक्ति कैसी शक्ति? यथा उसके अनुसार। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, रातों रात, रात कैसी? रात, रातों रात, रात ही रात में। तो इसी तरह से तीसरा उदाहरण भी लेते हैं, प्रतिवर्ष। वर्ष कैसा? कौन सा वर्ष? प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, प्रत्येक कहिए या हर कहिए, हर वर्ष। इसी तरह से चौथा उदाहरण भी लेते हैं, आजन्म, जन्म, जन्म क्या? आ के अनुसार जीवन पर्यंत, जीवन भर। इस तरह से प्रथम पद ही प्रधान रहेगा, दूसरे पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रथम पद की प्रधानता होती है। आइए अगले प्रकार पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रकार है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि लिख लेंगे, बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि कैसे लिखना है इसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। जब भी वर्तनी की बात की जाती है, वर्तनी पूछी जाती है, तो वर्तनी में इस नाम को भी पूछा जाता है, बहुव्रीहि। तो ध्यान रहे बहुव्रीहि कैसे लिखेंगे। बहुव्रीहि मतलब बहुत तरीके से बोले जाने वाला, बहुत तरीके से बोले जाने वाला। कैसा? बहुत तरीके से बोले जाने वाला। तो कितने तरीके से बोलते हैं? उपनाम, मुहावरे आदि ऐसे शब्द जब सामने प्रकट हों तो समझ लीजिए वहां जो समस्त पद बन रहा है बहुव्रीहि ही होगा। जैसे दोनों पद गौड़ हो, दोनों पद का अर्थ मुख्य नहीं होगा,
दोनों पद का अर्थ मुख्य नहीं होगा तो मुख्य क्या होगा? अथवा अर्थात करने के बाद तीसरे पद का अर्थ मुख्य होगा। कोई नया पद आएगा, अन्य पद आएगा, तीसरा पद आएगा, वह मुख्य होगा। उसी तीसरे पद को हम देखेंगे, उदाहरण के द्वारा जानेंगे। तीसरा पद मुख्य होगा अथवा अर्थात से स्पष्ट होगा। कैसे स्पष्ट होगा? अथवा अर्थात से। जैसे घनश्याम, दो पद है, एक पद है घन और दूसरा पद है श्याम। घनश्याम एक नाम है, लेकिन घनश्याम जब बोलते हैं इसमें पूछा जाता है समास कैसे इसे जानेंगे, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? तो समास विग्रह करेंगे घन के समान, घन के समान श्याम है जो। घन के समान श्याम है जो, अभी अर्थ नहीं आया तो प्रश्न बना कौन? कौन? तो तीसरा अर्थ सामने आएगा अर्थात कृष्ण, माधव, गोपाल। तो घन के समान श्याम है जो, कौन है? श्री कृष्ण। तो इस तरह से हर समय इसमें तीसरा पद मुख्य होगा। जैसे दशानन, यह बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, दशानन। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? दशानन का विग्रह कैसे करेंगे? 10 सिर वाला, 10 सिर वाला। अब वाला से अर्थ नहीं आया, 10 सिर वाला क्या? तो 10 सिर वाला अर्थात रावण, अर्थात रावण। तो ध्यान रहे हर समय इसमें दोनों पद के आधार पर तीसरा पद मुख्य होता है, जो हमें उसके आधार पर लाना होता है। इसी तरह तीसरा उदाहरण है चक्रपाणि। चक्रपाणि यह भी बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, चक्रपाणि। तो क्या लिखेंगे? चक्र है, चक्र है का क्या है? चक्र है हाथ में जिसके। चक्र किसके हाथ में है? जान गए होंगे सभी। तीसरा पद मुख्य होगा तो तीसरा पद कैसे लाना है उसको हम जानते हैं, अथवा अर्थात। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। वज्रपाणि, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। वीणापाणि, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। पद्मासना, कमल पर आसन है जिसका, लक्ष्मी। इस तरह से जब तीसरा पद हमारे सामने आए तो वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ध्यान से, बहुव्रीहि याद रहे, क्या आएगा? बहुव्रीहि। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें समास पर। पांचवा समास कर्मधारय, कर्म को धारण कर लेता है। यह कर्म को धारण कर लेता है। कैसे कर लेता है? दोनों पदों में दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों में दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों किस किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो जानते हैं। दिगु में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, और ये दोनों समास तत्पुरुष के भाग हैं, इसलिए तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है। यह दोनों समास तत्पुरुष से ही निकले हुए समास हैं, इसलिए तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष, दिगु और कर्मधारय तीन समासों में दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में, जिसमें और, तथा, या, अथवा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
और दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, गौण होते हैं। किसमें? बहुव्रीहि, जो भी आप यहां देख रहे हैं। इस तरह से हमें हम हर समय ध्यान देना है कि कर्मधारय हम कैसे पहचानेंगे। कर्मधारय कर्म को धारण कर लेता है। दोनों पद विशेषण और विशेष से। दोनों पद कैसे होते हैं? विशेषण और विशेष से। कैसे होते हैं? उपमेय और उपमान से और तुलना से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण है चरण कमल। कमल के समान चरण, यहां अथवा अर्थात नहीं लाना है। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। और तीसरा उदाहरण है नील गगन, नीला है जो गगन। तो यहां ध्यान देने की बात आ रही है के समान और है जो। के समान है जो, इस पर विशेष ध्यान देना है। इस तरह से विग्रह बनेगा, या तो के समान से बनेगा या तो है जो से बनेगा। है जो, नीला है गगन जो, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। तो इस तरह से अब अंतिम समास पर चलते हैं। तत्पुरुष समास जो हमारा छठा रूप है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ कारक भी याद हो जाएगा। तो छठा रूप तत्पुरुष। तत्पुरुष कहता है दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो कैसे होता है दूसरा पद प्रधान? कारक चिन्हों का लोप होकर, कारक चिन्हों का लोप होकर दूसरा पद प्रधान कर देता है तत्पुरुष। तो उदाहरण देखते हैं। देशगत, देशगत एक शब्द है। क्या शब्द है? देशगत, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ। कारक हैं कर्ता ने कर्म को। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहां पर अर्थात समास में, तत्पुरुष समास में 6 कारक प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी 6 कारक इसमें प्रयोग होते हैं। उन 6 कारकों को भी आप याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म कारक, कर्म आता है, कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान, फिर क्या आता है? अपादान, फिर संबंध और अधिकरण। दोस्तों, ये 6 कारक जो है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, यह तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। इन्हीं कारक चिन्हों का लोप होकर शब्द बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? देखते हैं। देशगत, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ। यहां जो को है, को का लोप हो गया है, लोप होकर बना देशगत। तो को क्या है? कर्म, कर्म कारक। को क्या है? कर्म कारक है। इसी तरह से यहां से है, से का लोप हो रहा है, जो साथ रहने पर से लगता है, अलग होने पर नहीं। कैसे साथ है? मन से माना, मन से माना। तो से का लोप होकर बना मन माना, मन से माना। वाक्य में से का लोप होकर बना, समास विग्रह में से का लोप होकर बना मन माना। इसी तरह सत्याग्रह शब्द है, इसमें किसका लोप हो रहा है? के लिए, के लिए कारक का लोप हो रहा है। के लिए किसमें आता है? संप्रदान, यह संप्रदान में आता है। संप्रदान कहता है क्या? के लिए, के द्वारा। तो के लिए, किसके लिए? सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसी तरह अगला है गुणहीन,
गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, अर्थात यहां भी से का लोप हो रहा है। वह से क्या है? अपादान कारक है। वह से क्या है? अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, स्कूल से घर जाते हैं, तो इससे जो अलग होने का संबंध है, यहाँ गुण से हीन, गुण है नहीं, गुण बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से अगला आता है जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। तो यहाँ कौन सा कारक है? की परसर्ग जो लगा है, कारक चिन्ह लगा है, की कारक चिन्ह को ही परसर्ग भी कहते हैं। की जो लगा है, की वह जलापूर्ति बन जाता है। जल की आपूर्ति, जलापूर्ति, जल की आपूर्ति, जलापूर्ति। इसी तरह से दोस्तों आप बीती, आप पर बीती, तो पर जो परसर्ग लगा है, कारक चिन्ह लगा है, उसका लोप होकर बना आप बीती, आप पर बीती। इस तरह से आज हमने कारक जो है पढ़े, किसके द्वारा? समास के माध्यम से। कारक फिर रिवीजन किया,